Hello guys, so this is next topic that is poverty estimate. So आपको इसमें टेबल 3.1 देखनी होगी कि पावर्टी किस तरह से डिक्लाइन हुई है। तो उस टेबल में बहुत क्लियरली दिखाया है, हम एक बार ये पढ़ते हैं उसके बाद उस टेबल को भी देखेंगे। अगर देखा जाए तो इंडिया का जो पावर्टी रेशियो है वो 1993-1994 में लगभग 45% था, और जो कम होके 2004-2005 में कितना हो गया 37.2%। और फर्दर ये काफ़ी ज़्यादा कम आया है 2011-12 में, लगभग 21% कम हुआ है। तो आपको ये पता चल रहा है कि कंटिन्यूसली जो इंडिया में जो पावर्टी का जो रेशियो है वो कम होता आया है ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एंड ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ people living under the poverty decline earlier 2 decades 1973 से 1993 के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा पावर्टी का रेशियो कम हुआ है। And the number of poor declined from 407.1 million in 2004 and 5 to 269.3 million in 2011 and 12. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्लाइन मिला है। 407 मिलियन से लगभग 270 मिलियन लोग आए हैं। तो मतलब इसमें जो डिक्लाइन है लगभग 2.2% का रहा है। सो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाया हुआ है। देखो 1993-1994 रूरल एरिया में इतनी परसेंट पावर्टी थी, अर्बन एरिया में इतनी, तो टोटल लगभग 44.43% थी। लेकिन 2011-12 में ये कितनी हो गई 21.9%। और नंबर ऑफ पुअर्स अगर देखोगे आप मिलियंस में तो 403.7 मिलियन पीपल थे 1993 से 94 तक। लेकिन ये भी 2011-12 में 269.3, मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पावर्टी रिडक्शन में, पावर्टी रेशियो एज वेल एज नंबर ऑफ पुअर्स इन मिलियंस। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर वल्नरेबल ग्रुप्स, हु आर वल्नरेबल्स, मतलब कौन ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस पावर्टी को लेके। सो वल्नरेबल जो प्रपोर्शन है, जो लोग बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं वो हर किसी सोशल ग्रुप के लिए सेम नहीं होता, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं वो लगभग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो हाउस होल्ड है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप। एंड अगर दूसरे वल्नरेबल ग्रुप देखें हम रूरल एरिया में, तो जनरली एग्रीकल्चर लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर, मतलब जो लोग कैजुअल लेबर हैं और जो रूरल लेबर हाउस होल्ड हैं जनरली वो पुअर हैं। Although the average for the below poverty line group in India is 48 out of 100 people, मतलब लगभग 30 है एवरेज, लेकिन 48 लोग आउट ऑफ 100 पीपल जो कि बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, मतलब 48 लोग 100 में से ऐसे हैं शेड्यूल कास्ट में जो अपने डेली की बेसिक नीड भी मैनेज नहीं कर पाते। और सिमिलरली 47% लोग ऐसे हैं अर्बन एरिया में जो कैजुअल वर्कर हैं जो अपनी पावर्टी लाइन से नीचे हैं। एंड 50% लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर एंड 43% शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो प्योर। सो उनको डबल डिसएडवांटेज है। क्या, एक तो वो लैंडलेस कैजुअल वर्कर है, साथ में साथ वो सोशली डिसएडवांटेज्ड भी है, मतलब समाज में उसकी इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये बहुत ही अच्छा ग्राफ दिया हुआ है। अगर शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया रूरल इंडिया की बात करूँ तो लगभग 45.3% लोग गरीब हैं। अगर वही मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूँ तो लगभग रूरल इंडिया में 31% लोग गरीब हैं। तो एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो 21.9% है। ये डाटा है अरविंद पंगरिया और विशाल मोर के डाटा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और अगर एग्रीकल्चर लेबर की बात करूँ तो 8.8 एंड कैजुअल लेबर की बात करूँ तो 32.9। ये डाटा सिर्फ आपको इसलिए दिखाया गया है कि आपको ये रफली आइडिया हो जाए कि अगर गरीबी की जब भी हम बात करें तो किस सोशल कैटेगरीज़ में लोग ज़्यादा गरीब हैं। ये चेंज हो गया होगा थोड़ा बहुत, बट इट वाज अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12। दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। अगर आपसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप पूछा जाए तो दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। कौन कौन से? SC ST, एग्रीकल्चर लेबर एंड कैजुअल लेबर। सो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम की काफ़ी बड़ी सीरियसनेस है क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज उनका गरीबी में है। सम रिसेंट स्टडीज़ हैव ऑल्सो शोन that except for the scheduled tribes household, all the other three group, scheduled caste, rural agriculture labor and urban casual labor, have seen decline in the
पॉवर्टी इन 1990s। एसटी को छोड़ के लगभग इन सब में थोड़ी सी पॉवर्टी कम हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रुप देर इज़ ऑल्सो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम विद इन ए फैमिली। एक फैमिली में भी इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है। अ पुअर फैमिली ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर। एक गरीब फैमिली में सब लोग सफ़र करते हैं, लेकिन उस गरीब फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। कौन कौन से? एक सो वुमेन, एल्डरली पीपल, जो बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, और दूसरा फीमेल इन्फेंट, जो फीमेल बच्चे होती हैं उनको। तो मतलब उनको सिस्टमेटिकली दे डिनाइड इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्स अवेलेबल टू द फैमिली। तो देयरफॉर अगर आपसे ये पूछा जाए कि हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से भी गरीब, सो वुमेन, चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल, दीज आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। यहाँ पे एक शिवरामन की स्टोरी दी हुई है। इस शिवरामन की स्टोरी पढ़ते हैं। Sivaraman lives in a village, small village in Karur town in Tamil Nadu. Karur is famous for handloom and powerloom fabric. हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक के लिए फेमस है। एंड देर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। शिवारमन एंड अरायनथियार एक कोबलर कास्ट से बिलोंग करता है, जो एग्रीकल्चर लेबरर है, जो जनरली 50 रुपये कमाता है दिन का। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 मंथ इन ए ईयर, लेकिन वो भी सिर्फ 5-6 महीनों के लिए होता है। एंड अदर टाइम्स, दूसरे टाइम पे ही हैज़ टू डू सम ओड जॉब्स, मतलब कुछ अलग काम करना पड़ता है। उसकी वाइफ है शशिकला, वो भी उसके साथ काम करती है, लेकिन उसको हार्डली ही काम मिलता है। एंड सी पेड 25 रुपीज़ पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवारमन डज। जो शिवारमन जितना काम करता है, उसकी वाइफ अगर उतना ही काम करती है तो उसको 25 रुपीज़ पर डे मिलता है। एंड देर आर 8 मेंबर इन द फैमिली, 8 लोग हैं। शिवारमन 65 ईयर्स ओल्ड विडो मदर इज इल, और शिवारमन की जो वाइफ मदर है 65 ईयर्स ओल्ड की, वो एक विडो है और बीमार रहती है और वो घर के कामकाज करती है। एंड शिवारमन हैज़ ए 25 ईयर ओल्ड अनमेरिड सिस्टर, और शिवारमन की जो सिस्टर है वो 25 साल की हो चुकी है, वो अनमेरिड है। और शिवारमन के 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से 16 साल के बीच है। 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, 3 उनमें से लड़कियां हैं, और जो सबसे छोटा है वो सन है। और कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती है। किताबें ख़रीदना और स्कूल जाना तो बहुत लग्जरी चीज़ है और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो ही हैज़ टू गेट them मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डज़ नॉट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। और कभी ना कभी शिवारमन को उन तीनों लड़कियों की शादी करनी ही है, तो वो अभी उनकी खर्चा नहीं करना चाहता। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड जस्ट वेटिंग डाई समडे। उसकी मदर है, उसने लाइफ में इंटरेस्ट खो दिया है, एंड शी इज़ ऑल्सो वेटिंग टू डाई समडे। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड। उसकी जो बहन है और उसकी जो बड़ी बेटियां हैं वो घर का ध्यान रखती हैं। एंड शिवारमन ने सोचा है कि वो उसको बच्चे को है, उस लड़के को स्कूल में भेजेगा जब उसकी उम्र होगी। और उसकी जो अनमेरिड सिस्टर है वो जो शिवारमन की वाइफ है उसके साथ बात नहीं करती है। शशिकला है जो शिवारमन की वाइफ है, वो उसको बर्डन लगता है, लेकिन क्यों बर्डन लगता है? क्योंकि शिवारमन उसके लिए कोई ब्राइड ग्रूम नहीं ढूंढ पाया ड्यू टू लैक ऑफ मनी। और उसकी फैमिली को भी 2 दिन का खाना अरेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और शिवारमन कभी कभी दूध खरीद के लाता है, जो भी अपने बेटे के लिए। तो सिंपली आप इसको, इस स्टोरी में आपने बिल्कुल देख लिया होगा कि किस तरह से गरीबी है और किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारे क्वेश्चन आप इसमें डिस्कस करोगे कि ऑब्जर्व द सम पुअर फैमिली अराउंड यू एंड ट्राई टू फाइंड आउट। अगर ये आपने किया है तो आप इसमें से भी अगर इसको एज ए केस स्टडी मान के आप काम करोगे तो आप इसमें आपको पता लग सकता है। आपके आसपास भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो गरीब होंगे, आप उनको ऑब्जर्व करना। जैसे विच सोशल इकोनॉमिक ग्रुप दे बिलोंग, वो कौन से ग्रुप और सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली में कमाने वाले कितने हैं, उनकी फैमिली के ओल्ड पीपल हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, क्या उनके बच्चे स्कूल रेगुलर अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इन सारों के आंसर आप इस केस स्टडी पे भी दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपके पास ऐसे केस स्टडीज़ होंगे जो आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। अब इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़, सो पावर्टी, अब हम देखेंगे कि बिटवीन डिफरेंट स्टेट पावर्टी का क्या रेशो है और कैसे कैसे वेरी करती है। सो पावर्टी इन इंडिया हैज़ ऑल्सो अनदर आस्पेक्ट और डायमेंशन, एक दूसरा आस्पेक्ट और डायमेंशन भी है। द प्रपोर्शन ऑफ द पुअर पीपल इज़ नॉट सेम इन द एवरी स्टेट। जो प्रपोर्शन है गरीब लोगों का वो हर स्टेट में एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? विल सी इट। Although the state level poverty has witnessed a secular decline from the level of early 70s,
स्टेट लेवल अगर पॉवर्टी की हम बात करें तो एक तरफ से लगभग सब में कम हुई है। सेक्युलर डिक्लाइन मतलब सब में ही कम हुई है, ऐसा नहीं कि किसी में कम किसी में ज़्यादा हुई है, ऑलमोस्ट सब में कम हुई है। अगर 70s की मैं बात करूँ तो द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पावर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट जो सक्सेस रेट है पावर्टी का वो अलग अलग वेरी हुआ है इन सब्सिक्वेंट टाइम। एंड recent estimate shows while the all India HCR was 21.9% in 2011 and 12, state like MP, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha above all India poverty level। देखो HCR यानी होता है हेड काउंट रेशियो। जनरली पॉवर्टी जब भी मेज़र करते हैं तो ये इससे मेज़र करते हैं हेड काउंट रेशियो, भाई एक परिवार में कितने सदस्य हैं, और उस हिसाब से पॉवर्टी को मेज़र किया जाता है। सो 21% है लगभग, कहाँ पे 2011-12 में इन सारे स्टेट में। एंड 3.2 ग्राफ में हम देखेंगे नीचे, तब तक ये पढ़ते हैं। और अगर बिहार और उड़ीसा की बात करूँ तो लगभग ये दोनों के दोनों स्टेट सबसे ज़्यादा पुअर हैं। बिहार की बात करूँ तो 33.7% गरीबी है, अगर उड़ीसा की बात करूँ तो 37.6%, यानी बिहार और उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा काफ़ी गरीब है एज़ कम्पेयर टू बिहार। एंड ऑल्दो द अर्बन पावर्टी इज़ हाई इन उड़ीसा, अर्बन पावर्टी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। रूरल पावर्टी तो है ही है, अर्बन पावर्टी भी है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। लेकिन इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट लाइक पावर्टी इन केरला एंड जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये काफ़ी ज़्यादा पावर्टी इनमें कम हुई है, गरीबी कम हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एग्रीकल्चर में हैविली इन्वेस्ट किया है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का भी फ़ायदा हुआ है इन स्टेट को काफ़ी ज़्यादा। सो काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल रेट के कारण ये इतने गरीब नहीं है ये स्टेट। एंड केरला ने तो आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, वहाँ के लोग हेल्दी और एजुकेटेड हैं, तो वहाँ के लोग इतने गरीब नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। एंड वेस्ट बंगाल में क्या है, लैंड रिफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुई है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करूँ तो PDS में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। सो मोर और लेस अगर आप बात करते हो पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, इसलिए पॉवर्टी कम है। अगर बात करूँ मैं केरल की, तो केरला में इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। अगर बात करूँ मैं आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु की, तो यहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, यानी जो राशन की शॉप होती है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसने भी गरीबी को कम करने का काम किया है। और अगर बंगाल की मैं बात करूं तो बंगाल में जनरली जो लैंड रिफॉर्म है, मतलब लोगों को जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे लैंड लेस लेबर कम है, इसलिए बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी कम हुई है। सो दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड इन द रिडक्शन इन द पॉवर्टी इन डिफरेंट स्टेट। सो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है ये देखते हैं। सो द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में हम देखेंगे द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी defined by World Bank as living on less than 1.25 per day has fallen from 43% in 1990 to 22% in 2008। तो इस सबसे पहले जो इकोनॉमिक पावर्टी की जो लाइन है वो कौन डिफाइन करता है, ये याद रखो, वर्ल्ड बैंक करता है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगभग 1.25 यानी इतना डॉलर, यानी $1.25 भी नहीं कमा पाते। तो आज के दिन वो थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ है। 1990 में जो 43% ऐसे लोग थे जो इतना नहीं कमा पाते, अब वो सिर्फ 22% रह गए 2008 में। ये डेफिनेशन भी चेंज हो गई होगी, आपकी किताब में देख लेना कितनी है, जो नई एडिशन है उसके अनुसार। तो इससे पता चलता है कि 43% से 22%, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है ग्लोबल पॉवर्टी में भी। और ये भी ऐसा नहीं है कि हर जगह इवन हुआ है, ये भी हर कंट्री में अलग अलग है। सो देखा जाए तो पॉवर्टी जो है चाइना और साउथ ईस्ट एशियन में काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और ह्यूमन रिसोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। So number of poor in China has come down from 85% in 1981 to 14% in 2008 to 6% in 2011. So it's tremendous reduction in the poverty। 85% लोग गरीब थे चाइना में 1981 में,
लेकिन वो 14% रह गए कब, 2008 में, और अब कितने हैं, 6% 2011 में। अब इससे भी ज़्यादा कम हो गई। देखो चाइना ने कितना डेवलप कर लिया, आज के दिन उसकी मार्केट हर जगह है। एंड इन कंट्रीज़ लाइक साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, एंड हैज़ द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन रैपिड, इतना रैपिड डिक्लाइन नहीं हुआ है। ये देखो एक 2011-12 का डाटा है। देखो इंडिया में किस तरह से, बिहार में देखो 33 दिखाया हुआ है, इधर उड़ीसा में 32, आसाम, ये देखो सब में दिखाया गया है कैसे रिडक्शन। हरियाणा में जो पावर्टी है वो 11.2, तो इस तरह केरला में 7.1। सो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट का डिक्लाइन, स्टेट का ग्राफ दिखाया हुआ है कि किस स्टेट में कितनी पावर्टी है। आप इसको स्टडी करना अच्छे से। सो ये देखो जो पावर्टी दिखाई है सिलेक्टेड कंट्रीज़ में कि कौन सी कंट्रीज़ में कितनी ज़्यादा पावर्टी है, कितनी नहीं है। अगर नाइजीरिया में देखें तो 62%, बांग्लादेश 43, इंडिया 25, तो पाकिस्तान 13, पाकिस्तान में भी कम है, बताओ। सो पावर्टी जो पॉपुलेशन है, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो, इतनी पॉपुलेशन है कि जो $1.25 भी दिन का नहीं कमा पाती। 2010 और 2013 के अनुसार ये डाटा है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डाटा है। सो काफ़ी ज़्यादा समस्या है। सो डिस्पाइट डिक्लाइन द परसेंटेज ऑफ पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज़ डिक्लाइंड मार्जिनली फ्रॉम 61% इन 1981 टू 36 इन 2008। सो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉवर्टी की प्रॉब्लम कम हुई है। देखा जाए तो 61% थी 1981 में, जो कि 36% हो गई है 2008 में। सो इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन अलग है, तो कई बार द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज़ ऑल्सो शोन हायर दैन द नेशनल एस्टिमेट। तो इंडिया की पॉवर्टी लाइन अलग होने के कारण ये रेशियो है वेरी करता है। और अगर हम बात करें सब सहारन अफ्रीका की, सो पॉवर्टी इन फैक्ट रोज फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। ये ग्राफ में देखेंगे हम कि सब सहारन में जो पॉवर्टी है वो इनफैक्ट रोज फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। जो 1981 में 51% थी वो 47% हो गई है 2008 में। अगर लैटिन अमेरिका की बात करूँ तो पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा सेम ही रही है। 1981 में 11% थी, 2008 में 6.4% हो गई। इसका भी देखेंगे हम। सो पॉवर्टी है कुछ रीसरफेस्ड हुई है, जैसे रशिया में पहले ये ऑफिशियली थी भी नहीं, लेकिन अब भी यहाँ पे भी गरीब लोग देखे जा सकते हैं, पहले यहाँ पे नहीं थी। इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर। सो टेबल 3.2 shows that proportion of people living under poverty in different country decline defined by the international poverty line। इंटरनेशनल पावर्टी लाइन होती है जिसको ये डिफ़ाइन करते हैं। इंटरनेशनल पावर्टी लाइन का मतलब सिंपल होता है, अब ये डेफिनेशन चेंज हो गई है, लगभग $1.9 पर डे की है जो इतने से कम कमाते हैं। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, मतलब जो यूनाइटेड नेशन ने गोल बनाए हैं कुछ MDG, उसके अंदर ये बोला गया है कि 2015 तक 1990 का लेवल लेंगे, उसमें 2015 तक हम लोगों को, कम से कम लोगों को, मतलब हमें गरीब बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। लगभग ऐसे लोगों जो $1 से तो ज़्यादा कमाई राइट। सो अब ग्राफ देखते हैं। देखो ये जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर है किसका, वर्ल्ड बैंक का। 1981 की बात करें, 1981 की बात करें तो चाइना में देखो कितनी पावर्टी थी। चाइना में बहुत ज़्यादा पावर्टी थी। अगर ईस्ट एशिया और पैसिफिक में देखें तो इतनी पावर्टी थी, और ये सब सहारन अफ्रीका में देखें तो इतनी पावर्टी है। तो चाइना ने तो देखो कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। और ये जो अमेरिकन कंट्री हैं इनमें तो लगभग सेम ही रही है, लगभग पहले भी 11% थी, उससे कम ही आई है इसमें लगभग 2011 तक। तो आपको पता चलेगा चाइना ने कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। अगर सब सहारन अफ्रीका की तो अभी भी हाई पावर्टी रेशियो है, इतनी कम नहीं हुई है। और जो साउथ एशिया है उसमें 60 से लेके कहाँ तक, 25 तक, यानी 20-25 तक ये लेके आए हैं। तो ये आपने देखा कि ये वो लोग हैं जो पहले $1.25 भी नहीं कमा पाते थे, अब इतने लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे एक सही दिखाया हुआ है। और भी अगर देखा जाए कितने मिलियंस लोग और कितने साल में, सो सब सहारन में सबसे ज़्यादा लोग हैं। देखो ये मतलब अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा लोग गरीब हैं, उसके बाद साउथ एशिया में, फिर पैसिफिक में, फिर चाइना में।
चाइना में पहले इतने लोग गरीब थे, अगर लोग की बात करें तो देखो कितना ड्रास्टिकली ये कम लेके आया है, ये भी कम हुआ है। तो इनका सब हर जगह पावर्टी कम हुई है। सो नेक्स्ट वी विल सी द कोजेज़ ऑफ पावर्टी, मतलब पावर्टी के कारण क्या क्या हैं। सो देर वर ए नंबर ऑफ कोजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पावर्टी इन इंडिया, बहुत सारे कोजेज हैं इंडिया में पावर्टी होने के। एंड वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे बड़ा जो हिस्टोरिकल रीजन है इंडिया का गरीब होना, जब हमारा देश भारत गुलाम था तो जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, जिसके कारण इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सका। जिसने क्या किया, जिसने हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे, जो टेक्सटाइल का बिजनेस था, वो सारा बर्बाद कर दिया। और उसके कारण जो लो रेट ऑफ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा 19 और 80s तक काफ़ी ज़्यादा लो ग्रोथ ही रही। और इसके चलते क्या हुआ, जो जॉबलेस अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा कम हुई और जो ग्रोथ रेट है इनकम में वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई। और अब ग्रोथ रेट भी कम है, हमारे धंधे भी चौपट कर दिए और उसके बाद पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो ये सारे के सारे कंबाइंड होके क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा लो हो गई। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है भाई आपकी जो टोटल इनकम प्लस टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अगर आपने जैसे अपनी फैमिली की पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो आपके फैमिली में कितने लोग कितना पैसा कमा रहे हैं और कितने मेंबर हैं, अगर आप डिवाइड कर देते हो तो पर कैपिटा इनकम निकल जाती है आपकी फैमिली की। तो इसी तरह पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है पूरे देश में। सो द फेलियर एट बोथ द फ्रंट, कौन कौन सा फ्रंट, द फेलियर एट बोथ द फ्रंट इन द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पॉपुलेशन कंट्रोल। ना ही हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ना ही हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए, इसलिए जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। सो वन ऑफ द मेजर रीज़न वॉज ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। एंड with the spread of irrigation and green revolution, many job opportunity were created in the agriculture sector। बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई, बट ये जो इफ़ेक्ट था ये कुछ ही सेक्टर तक लिमिटेड था। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब, जो कुछ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ने कुछ जॉब प्रोवाइड करी, लेकिन दीज जॉब वर नॉट इनफ टू ऑब्जॉर्व होल द पॉपुलेशन। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन को ऑब्जॉर्व करने के लिए ये जो मेजर्स थे वो सक्सेसफुल नहीं थे। सो दीज अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन सिटीज़, जो लोग प्रॉपर सिटीज़ में जॉब नहीं कर पाए, एंड दे बिकेम वॉट, रिक्शा पुलर, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट, ये सब इनको जो ओड जॉब से ये काम करना पड़ा। और विद इरेगुलर इनकम दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउस, जब इनकम इरेगुलर है तो ये अच्छे घर भी नहीं रह सकते, तो उन्होंने शहरों के बाहर रहना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण स्लम की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और आज के दिन बहुत सारा एक अर्बन एरिया का तो फीचर ही बन गया है स्लम। गांव के गरीब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं और वहाँ पे रहने की जगह मिलती नहीं है, तो शहर के आउटस्कर्ट पे वो अपना घर बना लेते हैं, और बाद में वही बहुत सारे लोग घर बनाते बनाते वो क्या झुग्गी बस्ती बन जाती है, राइट। So these are the rural people who go to the city in the search of work, and they settled in the poor housing in the outskirt of city. So another feature of the high poverty in India, दूसरा फीचर है वो इनकम इनइक्वलिटी। सबसे बड़ा कारण इनकम इनइक्वलिटी। आज़ादी के बाद क्या हुआ, हमारे जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के पास 100 किले मिल जाते हैं भाई, इतने किसी के किले हैं, किसी के 20 किले हैं, किसी के 25 किले हैं, किसी के 10 हैं। लेकिन जो जनरली SC ST ये हैं, इनके पास हार्डली ज़मीन होती है, क्योंकि ज़मीन का बंटवारा है वो इक्वल नहीं हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और जो लैंड रिफॉर्म्स है वो भी अच्छे से नहीं हुए। और डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज़ वी हैव नॉट एबल टू टैकल द इशू इन मीनिंगफुल मैनर, हम इस इशू को अच्छे ढंग से मैनेज नहीं कर पाए। एंड मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म विच एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असट इन रूरल एरियाज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। ये मैं बता चुका हूँ कि अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं की। एंड इफेक्टिवली बाई मोस्ट ऑफ द स्टेट, कुछ स्टेट ने जैसे वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छे से लैंड रिफॉर्म किए, तो वहाँ की जनता इतनी गरीब नहीं है। एंड सिंस द लैक ऑफ लैंड रिसोर्स हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ द रूरल पुअर। अगर ये लैंड रिसोर्स जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे से होता,
अगर अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होती तो लगभग इससे मिलियंस ऑफ रूरल पुअर हैं उनको बाहर निकाला जा सकता था या उनकी कंडीशन को अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। दूसरे ऐसे सोशियो कल्चरल फैक्टर होते हैं जो पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं देखो। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन and observe religious ceremony, people in India including the poor spend a lot of money। हमारे देश में एक अलग ही प्रथा चलती है। कई बार सोशल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल, ये सारी इन पे हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और गरीब लोगों को भी करना पड़ता है, दूसरों को देखम देख। सो रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल ये करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। आप दिवाली पे पता नहीं कितने पैसों के पटाखे फोड़ देते हो, अननेसेसरी खर्चा है वो भी। सो स्मॉल फार्मर नीड ए मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। जो गरीब फार्मर हैं उनको, या छोटे फार्मर हैं, छोटे किसान हैं, उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स यानी सीड, फर्टिलाइज़र, पंप सेट, इरीगेशन पंप सेट्स, पेस्टिसाइड, ये सब खरीदने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन सिंस द पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, तो गरीब लोगों के पास हार्डली कुछ सेविंग होती है, तो वो क्या करते हैं, वो पैसा उधार मांग के लाते हैं। और जब पैसा उधार मांग के लाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक विक्टिम बन जाते हैं। किसका? इंडिपेंडेडनेस। क्यों? और इसके कारण इंडिपेंडेडनेस एक कॉज एंड पॉवर्टी दोनों का है। देखो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। ये सपोज करो ये गरीब किसान है, इस गरीब किसान के पास कुछ पैसा नहीं है तो ये साहूकार के पास जाता है और साहूकार को बोलता है कि भाई पैसा दो, तो साहूकार तो पैसा दे देता है इसको। अब किसान क्या करता है, ये किसान जाके अपने फील्ड में क्या करता है, काम करता है। अब बारिश होती नहीं है अच्छे से, उसको इतनी पैदावार होती ही नहीं है। जब पैदावार होती ही नहीं है तो ये इसको रीपे नहीं कर पाता, तो इसका उधार और बढ़ता जाता है, तो ये फिर से इससे लोन लेता है, ये फिर रीपे नहीं कर पाता। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है और ये साइकिल इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा चलती रहती है कि ये कभी उतार ही नहीं पाता। तो बीच में आपने देखा होगा कि फार्मर सुसाइड के बहुत ज़्यादा इशू बढ़ गए थे इसी को चलते। इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट ने किसानों के कर्जे थे वो माफ़ कर दिए। और ये साहूकार लोग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खा के किसानों का दिवाला निकाल देते हैं। सो दिस ऑल्सो क्रिएट अ बिगर प्रॉब्लम इन द रूरल एरिया एंड दैट इज़ अ वेरी कोज एंड इफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी एज वेल। सो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों को सही करने के लिए क्या किया, एक एंटी पॉवर्टी मेजर्स, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स लाए। सो द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा मोटो अब ये था कि गरीबी को कम करना है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स, द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने 2 फ्रंट से इसको टैकल किया। पहला फ्रंट कि भाई तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, दूसरा फ्रंट कि हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आने हैं जिससे पॉवर्टी कम हो। सो ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू अर्ली 80s देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, नॉट मच रिडक्शन इन द पॉवर्टी। आपको पता है कि लगभग 30 सालों से इतनी पॉवर्टी इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं थी और पॉवर्टी भी इतनी कम नहीं हुई थी। लेकिन ऑफिशियल पॉवर्टी देखा जाए तो 1950 में लगभग 45% रही थी और इवन 80s में भी इतनी थी। सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो 80s में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी। और ग्रोथ रेट भी लगभग देखा जाए तो 1970 में 3.5% थी, वही 1980 और 90 में लगभग कितनी परसेंट हो गई, 6% हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा जंप किया है, 3% से लगभग कितना, 6% में जंप किया है। सो हायर ग्रोथ रेट हाई होने के कारण पॉवर्टी में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। सो इससे आपको क्लियर पता चल रहा है अगर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी भी कम होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का और पॉवर्टी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है सो पॉवर्टी कम होगी, मतलब आपने इन्वर्स रिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी का। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हाई, पॉवर्टी कम, और पॉवर्टी अगर ज़्यादा है तो आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ कम ही हो रही है, इसलिए पॉवर्टी ज़्यादा है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो जॉब अच्छी होंगी, जॉब अच्छी होंगी तो इनकम अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी तो लोग गरीब नहीं रहेंगे। सो दिस इज़ ए वेरी कॉमन फिनोमिना that economic growth widen opportunity and provide resource needed to invest in human development, and this also encourages people to send their children's school
including girl child, in hope of getting better economic returns in the form of education. So कई बार क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का लोगों को क्या पता, पुअर लोगों को डायरेक्ट एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ़ायदा करता है. मोर ओवर द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो द एक्सपेक्टेशन. एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा, आज भी बहुत सारी इंडिया की लगभग अगर देखा जाए तो 70% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर एरिया आज के दिन श्रिंक होता जा रहा है. तो और बहुत सारे पुअर पीपल भी इस पर डिपेंडेंट हैं. सो गवर्नमेंट हैज़ टू टारगेट सम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. सो बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, और वो स्कीम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है उन्होंने. ऐसी पहली स्कीम है MGNRA, मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना 2005. इस योजना के अंडर क्या है कि हर हाउस होल्ड को जो कि गांव में रहता है उसको 100 दिन का सरकार रोज़गार मुहैया करवाएगी. मतलब 100 दिन उसके फ़िक्स हैं. जो गरीब आदमी है वो 100 दिन का रोज़गार ऑप्ट कर सकता है. और इसमें मनरेगा में क्या करवाते हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन, सोइल इरोजन, जैसे ड्रोट, सूखा पड़ गया, या फिर पेड़ कटाई, जो सोइल इरोजन हो गया, इन सब को रोकने के लिए प्रयास किया जाता है. आपके गांव में भी देखा होगा, मनरेगा में लोग वर्कर काम करने जाते हैं, भाई तालाब खोद लिया, नहर खोद ली, पेड़ लगा दिए, ये सारे मनरेगा के अंडर होते हैं. और इस स्कीम ने लगभग 220 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट पहुंचाई है, और लगभग 4.7 करोड़ हाउस होल्ड. तो देखा जाए तो इसमें SC ST वुमेन काफ़ी ज़्यादा हैं. इसमें अगर आप परसेंटेज देखोगे तो SC की 23%, ST 17% एंड वुमेन 53%. तो ये जो स्कीम है वुमेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है. सो द एवरेज वेज इंक्रीज्ड 65, जो 2006-2007 में 65 था, अब 2013-14 में 132 हो गया है. लेकिन अब जो मनरेगा का पैसा है एक दिन का, वो लगभग 300 रुपये के आसपास मिलता है पर डे. सो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है गरीब लोगों को. दूसरी एक योजना थी गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना. ये 1993 में स्टार्ट हुई थी. इसका मकसद था कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना. किसके लिए? जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं और स्मॉल टाउन में रहते हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं. और ये क्या करता, ये क्या स्कीम थी? इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट छोटा मोटा लोन देती थी जो एजुकेटेड यूथ हैं, ताकि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप कर सके. एंड दूसरी थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1995. एक 1993 में वो लॉन्च की गई, 1995 में ये की गई. यहाँ पे जो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको भी सेल्फ अपॉर्चुनिटी दी गई, ताकि वो कुछ अपना धंधा स्टार्ट कर सकें. और एक ये भी, इसमें 25 लाख नई जॉब क्रिएट करी गई, और 10th 5 ईयर प्लान के अंडर. सो दूसरा प्रोग्राम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना. ये 1999 में लॉन्च की गई. यहाँ पे जो पुअर फैमिलीज़ थी उनको पावर्टी लाइन से निकालना, किस तरह से उनको, मतलब छोटे छोटे स्मॉल हेल्प ग्रुप बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उसको बैंक से लोन दिया जाता था उस फैमिलीज़ को, ताकि वो अपना कुछ कर सकती थी. एंड दूसरी थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 2000 में लॉन्च हुई. ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेट को पैसा देता था कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, शेल्टर, ड्रिंकिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इस ताकि गांव का भी विकास हो सके. एंड दूसरी थी अंत्योदय अन्न योजना. इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में. सो दीज प्रोग्राम्स हैव मिक्स्ड रिजल्ट. इनका मिक्स रिजल्ट रहा, क्योंकि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी और राइट टारगेटिंग थी वो अच्छे से नहीं हुई. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर कोई पॉलिसी अच्छी होती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा पुअर है, बस पूछो मत. इतना करप्शन है, खा जाते हैं लोग, पैसा लगाते ही नहीं है, और डिज़र्विंग तक कुछ पहुँच ही नहीं पाता है. इसलिए गवर्नमेंट ने इम्फेसिस किया है दूसरे स्कीम के थ्रू भी. हम आगे भी पढ़ेंगे कौन कौन सी स्कीम है, गवर्नमेंट ने क्या क्या वो किया है नेक्स्ट चैप्टर में. सो द चैलेंज अहेड, द पावर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, नो डाउट. इंडिया में पावर्टी कम हुई है डिस्पाइट द प्रोग्रेस. लेकिन इतनी प्रोग्रेस करने के बाद पावर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज़ वर्स्ट कंपेलिंग चैलेंज. तो पावर्टी को कम करना इंडिया के लिए आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. अभी कोरोना के टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हो गए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना ही इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ना इनको 2 वक्त का खाना मिलता है. तो इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मेजर चैलेंज टू रिड्यूस द पावर्टी एज वेल. और आपको पता है गांव और शहरों में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं. शहर ज़्यादा अमीर हैं, रूरल एरिया इतने गरीब हैं. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. और इनफैक्ट
अलग अलग स्टेट में हैं, अलग अलग सोशल ग्रोथ इकोनॉम कम्युनिटीज़ में है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग गरीबी बहुत डीपली रूटेड है इंडियन सोसाइटी में। सो अगले 10 से 15 साल में एक्सपेक्ट किया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा बेटर कंडीशन होगी। और ये क्यों होगी? जब तक हायर ग्रोथ होगी और एलिमेंट्री फ्री एजुकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम होगी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक की वीकरी सेक्शन है उनकी भी एम्पावरमेंट बढ़ेगी। सो इन सब चीज़ों के कारण काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब इनकम अच्छी हो, यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो, वुमेन और इकोनॉमिक्स वीकली जो सेक्शन है उनका एम्पावरमेंट हो। एंड द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पावर्टी, जो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पावर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा कम, एक अच्छी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन दूसरे स्कॉलर्स हैं उन्होंने पावर्टी के कॉन्सेप्ट को बड़ा करना स्टार्ट किया है। आज के दिन वो ह्यूमन पावर्टी बोलते हैं उसको। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव एबल टू फीड दीज दैमसेल्फ, बट डू दे हैव एजुकेशन? आज बहुत सारे लोग हैं वो शायद अपने घर पालने में सक्षम है, गरीब लोग हैं वो मेहनत मजदूरी करता है, घर तो पाल लेता है, लेकिन क्या उनको एजुकेशन मिलती है? क्या उनके पास बढ़िया घर है? क्या उनको हेल्थ केयर मिलती है? क्या उनके पास जॉब सिक्योरिटी है? मोर ओवर क्या उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है? क्या वो फ्री हो गए हैं किसी प्रकार के जेंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से? क्या चाइल्ड लेबर आज भी कॉमन है? तो ये सारी की सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो वर्ल्ड एक्सपीरियंस ये कहता है कि विद द डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पावर्टी ऑल्सो चेंज। डेवलपमेंट के साथ साथ कि पावर्टी की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है। और इराडिकेशन ऑफ पावर्टी इज़ ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। इराडिकेशन यानी जड़ से ख़त्म करना, तो पावर्टी को जड़ से ख़त्म करना हमारा एक मूविंग टारगेट है। एंड होपफुली वी विल एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। तो नेक्स्ट डिकेड के चलते हम काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवा पाएंगे लोगों को, but the target will move only for many of bigger challenge and that still remains। लेकिन ये टारगेट तभी पूरा होगा जब एक कंसंट्रेटेड एफर्ट, कलेक्टिव एक्शन लगेगा, एक कलेक्टिव एफर्ट लगेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास बड़े चैलेंज रहेंगे, जैसे हर किसी को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन, जॉब, सिक्योरिटी ऑफ ऑल, जेंडर इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ द पुअर। दीज विल बी इवन बिगर टास्क। ये इससे भी बड़े टास्क हैं। सो मोर और लेस आपको ये पता चला इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि पावर्टी है क्या, कौन लोग वल्नरेबल हैं, पावर्टी के हर स्टेट में या फिर कंट्रीज़ में पावर्टी का रेशियो कैसे डिफ़र होता है। दूसरा आपने पढ़ा कोजेज ऑफ पावर्टी, पावर्टी के कारण क्या है। और तीसरा आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने कैसे एंटी पावर्टी मेजर्स चलाए। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर, वेरी ईजी चैप्टर। वंस यू रीड इट यू विल गेट एवरीथिंग। और ये वीडियो मैंने बना दिया है तो इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एंड इन द क्लास वी विल डिस्कस, I'll take your doubts. So till then you enjoy your lecture, and if you have any problem then let me know. Thank you very much. Have a good day.